हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। तो बच्चों चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करें। ग्रेविटेशन में हम लोग तीसरे लेक्चर में आ चुके हैं। इससे पहले वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोगों ने पढ़ लिया था। गुरुत्वीय त्वरण में जो परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। अभी हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके बारे में पढ़ना है। देखो बच्चों ध्यान देना, पहले गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करते हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र का क्या मतलब है, अगर कोई ऐसा क्षेत्रफल, कोई ऐसा रीजन है जहां पर एक वस्तु को रखते हैं और उस पर गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल वो महसूस कर रहा है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो जिस रीजन में वो रखा हुआ है वो रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ में आया ना। हम लोग ऐसे कह सकते हैं किसी एक रीजन में एक मास रखा है और वो मास अगर उस रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो कहाँ रखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड में, किसी न किसी वस्तु के गुरुत्वीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ये समझ में आया, ठीक है। अब वो जो गुरुत्वीय क्षेत्र है उस गुरुत्वीय क्षेत्र का परिमाण हम लोग कैसे मापते हैं, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र का परिमाण ज्यादा है या कम है, उसके लिए हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। और इसको मापने के लिए किसी एक बिंदु पर, मान लो गुरुत्वीय क्षेत्र है, अगर एक हम लोग पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों तरफ जो क्षेत्र है जहां पर किसी दूसरे वस्तु पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगा सकती है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब उस ग्रेविटेशनल फील्ड में एक टेस्ट मास, एक परीक्षण द्रव्यमान को रख देते हैं किसी बिंदु पर, तो उस पर जो बल लग रहा है एकांक द्रव्यमान अगर हो गया, यानी कि अगर फोर्स F है m द्रव्यमान के लिए, ठीक है ना, m द्रव्यमान पर F बल लग रहा है, तो इकाई द्रव्यमान पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आया ना। तो एक बार देखो क्या लिखा हमने, ध्यान देना बच्चों, किसी द्रव्यमान अथवा द्रव्यमानों के निकाय, एक मास हो सकता है या पूरा सिस्टम हो सकता है मास का, उसके चारों तरफ का वह स्थान जिस पर एक परीक्षण द्रव्यमान रखने पर बल महसूस करे। कौन बल महसूस कर रहा है, परीक्षण द्रव्यमान, टेस्ट मास। अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो जिस क्षेत्र में रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब उसको मेजर करने के लिए हम लोग एक दूसरा फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं और वो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे नापते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र में रखे हुए एकांक परीक्षण द्रव्यमान, ठीक है ना, कुछ द्रव्यमान है उसका अगर मान लो मास 1 है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट मास रखा है 1 किलोग्राम का, तो एकांक परीक्षण द्रव्यमान पर लगने वाला बल उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से डिनोट कर देते हैं। E है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लो F बल लग रहा है तो F बटा m, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय बल क्या कहलाएगा, उस स्थान पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। आप देख सकते हो एरो का साइन दिया, यानी यह एक सदिश राशि हो, यह एक सदिश राशि है, ठीक है ना बच्चों। अब अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट की, इकाई, तो क्या लिख सकते हैं, इसका न्यूटन है, इसको किलोग्राम है, तो SI मात्रक, यह हो जाएगा न्यूटन पर किलोग्राम। इसी को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं, यानी जो त्वरण की इकाई है वही इकाई यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का होगा। यहां तक समझ में आ रहा है ना। अब अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन यहीं कहीं लिख देते हैं, तो वही होगा जो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है, त्वरण का डायमेंशन विमाएं क्या होती है, LT-2, तो यहां पर भी यही हो जाएगा LT-2। तो ये हो गया गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों।
चलो अब इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बिंदु द्रव्यमान का गुरुत्वीय क्षेत्र। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब यहां एक चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों कि गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग अलग है। गुरुत्वीय क्षेत्र वो रीजन है, वो जगह है, वो स्पेस है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है। यानी परीक्षण द्रव्यमान रख दिया है तो उस पर वो गुरुत्वाकर्षण बल महसूस कर रहा है। तो जिस जगह जिस क्षेत्र में रखा वो क्षेत्र कहलाता है गुरुत्वीय क्षेत्र। और उसकी तीव्रता को हम लोग कैसे नापते हैं? एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले बल से। ठीक है ना। तो अब जब भी हम लोग कॉमनली बोलचाल में बोल रहे हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, इसका मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय क्षेत्र तो एक स्पेस है, एक रीजन है। फिजिकल क्वांटिटी जो उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहाँ पर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। एक बिंदु द्रव्यमान के कारण किसी जगह गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर कैपिटल एम द्रव्यमान का एक वस्तु है जो फिक्स्ड है। ठीक है ना। अब इसके कारण यहां पर एक परीक्षण द्रव्यमान है, टेस्ट मास बोलते हैं। यह परीक्षण द्रव्यमान इससे r दूरी पे रखा है। तो बल क्या लगेगा? G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। अब अगर हम लोग इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो हमें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? E बराबर F बट्टा M। ठीक है ना। F बल लग रहा है और M परीक्षण द्रव्यमान का मान है। इसका परीक्षण द्रव्यमान का जो द्रव्यमान है ना, मास, वो लिखा है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, एक M तो कट जाएगा, GM बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है। तो कुछ ये गुरुत्वीय त्वरण जैसा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं जैसे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ये किसी भी द्रव्यमान के लिए होता है, सब के लिए तो यूनिट सेम है और लगभग चीजें एक जैसी ही होती है। गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जैसा ही होता है। ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया, ये आपको समझ में आया। GM बाई r स्क्वायर लिखते हैं पॉइंट मास के लिए। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग आकार के वस्तुओं के लिए, द्रव्यमान के लिए हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न, आसान सा प्रश्न है, हल करो फटाफट। अच्छा, ये डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सदिश राशि है। तो जब हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमें सदिश योग लेना है। ठीक है ना बच्चों। सिंपल एल्जेब्रिक कैलकुलेशन नहीं करते। देखो बच्चों, यहां पर एक क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है? दिए गए चित्र में ए से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी?
ए और बी दो अलग अलग बिंदु पर दो द्रव्यमान रखे हैं, एक का द्रव्यमान m, दूसरे का 4m रखा है, 4m, और इनके बीच की दूरी r दे रखी है। ठीक है ना बच्चों। अब इस लाइन पर कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर आप कोई बिंदु ज्ञात कर, मान लो हम लोग यहाँ पे कोई बिंदु कंसिडर कर लें, तो उस पर ए का जो बल लगेगा गुरुत्वीय बल और बी के कारण जो गुरुत्वीय बल लगेगा, दोनों एक ही दिशा में होगी, कभी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो ही नहीं सकता। वैसे यहां पर भी रखें तो दोनों के कारण एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो अब देखो ध्यान देना बच्चों, बी के कारण भी आकर्षण बल लगेगा, ए के कारण भी आकर्षण बल लगेगा, कभी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो ही नहीं सकती। तो इन दोनों के बीच में ही कोई बिंदु होगा जिस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। ये समझ में आ रहा ना। तो हम लोग कोई बिंदु मान लेंगे और फिर उस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जो ए के कारण होगी इस दिशा में, बी के कारण इस दिशा में आकर्षण बल लगता ना। तो सदिश राशि है गुरुत्वाकर्षण के लिए। देखो ध्यान देना बच्चों, ई का हम लोग ऐसे लिखते हैं, ई इक्वल्स टू एफ बाई एम। तो ई की दिशा वही होगी जो कि गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा होगी। ठीक है। तो यह आकर्षण बल लगाएगा। तो यहां पर कोई बिंदु अगर हम लोग मान लें या यहां कोई बिंदु मान लें, इन दोनों के बीच कहीं भी एक बिंदु है, उस बिंदु पर ए का जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में, बी के कारण इस दिशा में। हो सकता है कि दोनों का मान बराबर हो जाए, विपरीत दिशा है, तो ऐसी अवस्था में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो सकती है। तो हम लोग मान लेते हैं ए से एक्स दूरी पर, यहाँ ए है, ये दूरी को x मान ले, बची हुई दूरी r माइनस एक्स, यहाँ पर b, यहाँ पे द्रव्यमान m है, यहाँ 4m है, ये बिंदु को c नाम दे देते हैं और c बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग शून्य मानते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो इसके कारण जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी c बिंदु पर और b के कारण, दोनों का परिमाण बराबर होगा। ये तो क्लियर है कि दोनों की दिशा विपरीत है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, gm बाई एक्स स्क्वायर, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु द्रव्यमान के लिए gm बाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, यहाँ पर इसके लिए लिख दिया, और इसके लिए क्या हो जाएगा, g इंटू 4m बाई आर माइनस एक्स का स्क्वायर। हमें क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। g से g और m से m कट जाएगा, इसको इधर ले आते हैं। देखो तो बच्चों क्या लिख सकते हैं, r माइनस एक्स का स्क्वायर ये 4x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर हम लोग इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दें तो r माइनस एक्स ये 2x के बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस दोनों साइन लगा सकते हैं। आप बिल्कुल प्लस माइनस दोनों साइन लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो एक साइन देखो, अभी क्या आ रहा है, x का मान r/3 आ रहा है। दूसरे कंडीशन में अगर आप यहाँ पर माइनस लिख दोगे तो माइनस 3x हो जाएगा, x नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का मतलब इस दिशा में, और इधर कभी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो ही नहीं सकती। समझ में आया ना बच्चों। तो x का मान r/3 हो गया। a से r/3 दूरी पर या b से 2r/3 दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, अगला टॉपिक है एक समान वलय के कारण विद्युतीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र। ठीक है ना। एक समान वलय यानी रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, एक समान वलय की के अक्ष पर, एक्सियल पॉइंट है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, या सीधा सीधा गुरुत्वीय क्षेत्र लिख देते हैं। मैंने कहा था ना बोलचाल की भाषा में हम लोग सीधा सीधा ग्रेविटेशनल फील्ड कह दें तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए
भी हम लोग ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसको मेजर करने के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र के जो परिमाण है, स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग इंटेंसिटी का यूज कर रहे हैं। तो एक समान वलय के अक्ष पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो ज्ञात करते हैं तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ यूनिफॉर्म रिंग, ये है एक यूनिफॉर्म रिंग, एक समान वलय है, और ये इसका केंद्र मान लेते हैं, ये इसका अक्ष हो गया। अक्ष पे अगर कोई बिंदु मान ले तो ये एक्सियल पॉइंट कहलाता है, अक्षीय बिंदु, ठीक है। केंद्र को O से डिनोट कर देते हैं, इसकी त्रिज्या ये R है, ये दूरी हम लोग X मान लें, यहां से इसको मिला देते हैं, इस दूरी को Z नाम दे देते हैं, और ये बिंदु P है। इस बिंदु पर, P बिंदु पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार ध्यान देना बच्चों, हम लोग इस कोण को अभी थीटा मान ले रहे हैं। देखो जरा, ये जो रिंग है, ये जो वलय है, इसके कारण यहां पर रखे हुए किसी बिंदु द्रव्यमान पर एक आकर्षण बल लगेगा, ये उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब उसकी दिशा क्या होगी उसको समझने के लिए हम लोग इस वलय को बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े से मिलके बना हुआ मान लेते हैं। अब ऐसा ही एक छोटा सा टुकड़ा इस जगह है, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा जिसका द्रव्यमान dm है। इस पूरे रिंग का द्रव्यमान कैपिटल M है, इसके त्रिज्या R है, और अभी हमने इसको छोटे छोटे भाग से, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके बना हुआ माना है, और ऐसा ही एक छोटा सा भाग यहां पर है जिसका द्रव्यमान dm है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना बच्चों, इस dm से P की दूरी z है, z को आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये dm यहां पर रखे किसी वस्तु पर एक आकर्षण बल लगाएगा, ऐसे इस दिशा में एक आकर्षण बल लगेगा। इसी तरीके से यहां पर रखा हुआ कोई वस्तु इधर, ऐसे समझ पा रहे हो, यहां पे एक रिंग रखा है इस तरह से गोल, तो ये भी ऐसे अलग अलग एक कोण जैसा, कोण ये कोण की बात कर रहे हैं, एंगल नहीं, कोण। आइसक्रीम खाया है, आइसक्रीम का कोण होता है ना, वो कोण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ऐसे उसके हर एक पॉइंट पर ऐसे 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 अलग 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 सब जगह पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अगर हम लोग उसका परिणामी गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करना चाहें, अभी के लिए एक यहां द्रव्यमान है, एक यहां पर छोटा सा द्रव्यमान मान लो dm द्रव्यमान, दोनों एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट है, व्यास के दो अलग अलग सिरों पर है। तो यहां पर जो द्रव्यमान होगा वो इस पर इस दिशा में बल लगाएगा, यहां जो द्रव्यमान है वो इस दिशा में बल लगा रहा है, दोनों बल का परिमाण समान होगा और कोण इससे थीटा ही होगा इस अक्ष से। तो इन दोनों का एक घटक इस दिशा में होगा, इन दोनों का एक घटक इस दिशा में होगा, एक ऊपर एक नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी अक्ष के लंबवत दिशा में बल का या क्षेत्र का कोई घटक नहीं आएगा, सिर्फ अक्ष के अनुदेश ही विद्युत क्षेत्र, बार बार विद्युत में बोल रहा हूं, गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड का कंपोनेंट आएगा अलोंग द एक्सिस, अक्ष के अनुदेश। ये समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो काम हो गया बच्चों। हम लोग इस दिशा में DE ज्ञात करेंगे, उस DE का घटक लेंगे अक्ष के अनुदेश, यानी कि PO के अनुदेश, ठीक है। तो पहले DE को क्या लिख सकते हैं, GM बटा R स्क्वायर, R के बदले यहां Z है तो GDM बटा Z स्क्वायर, ये लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका जो घटक होगा अक्ष के अनुदेश, अक्ष के अनुदेश DE का घटक क्या लिखेंगे, DE cos थीटा GDM
कॉस थीटा बटा जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अलग अलग भाग के लिए ये जो हमने छोटा सा टुकड़ा माना है, एलिमेंटल पार्ट माना है, इस एलिमेंटल पार्ट का अगर पोजीशन अलग अलग जगह हो तब भी सबके लिए x का मान समान होगा, सबके लिए r का मान समान होगा, सबके लिए थीटा का मान समान होगा, सबके लिए z का मान समान होगा। ठीक है ना, सबके लिए। सिर्फ इसकी दिशा बदल रही है अलग अलग, लेकिन अक्ष से सब थीटा एंगल पर ही है, थीटा कोण पर ही है। अब सममिति से, सिमेट्री से हम लोग ये कह रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अक्ष के अनुदेश है। समझ में आ रहा है ना, अक्ष के अनुदेश है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता, इसलिए हमने इस दिशा में लिया है। तो अब परिणामी तीव्रता लिखेंगे सममिति से, सिमेट्री बोलते हैं, परिणामी तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता अक्ष के अनुदेश, अक्ष के अनुदेश होगी। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, इसी का समाकलन करना है। तो पूरे वलय के कारण, पूरे रिंग के कारण P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान पता चल जाएगा। तो E बराबर इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर दो, जी डी एम बाई जेड स्क्वेयर कॉस थीटा, जी जेड स्क्वेयर और कॉस थीटा सब नियत ही होगा, बदलेगा नहीं, तो सबको बाहर ले लो। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम छोटे छोटे टुकड़े में जो भाग हमने बांटा था, अब उसको एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे वलय का द्रव्यमान आ जाएगा कैपिटल M। तो ये हो जाएगा जी कैपिटल M बाई जेड स्क्वेयर कॉस थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, एक सूत्र के तरह E का मान जी एम बाई जेड स्क्वेयर कॉस थीटा। अब देखो यहां पर कॉस थीटा को हम लोग एक्स बाई जेड लिख सकते हैं ना, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। जी एम कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, एक्स बाई जेड, और नीचे आ जाएगा जेड क्यूब, जेड स्क्वायर और जेड क्यूब। जेड क्यूब का मतलब हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 1/2 था, उस पे पावर 3 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। एक रिंग के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र नहीं गुरुत्वीय क्षेत्र। तो ये समझ में आया। अब इसकी बात करें अगर हम लोग, अधिकतम मान कहां पर होगा, देखो x इक्वल्स टू 0 पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अगर x का मान अनंत ले लें तो ये x आप नीचे लिख दोगे ना, तो यहाँ r बाई एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ 1, अनंत पर भी 0 ही आता है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि किस जगह गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी एक रिंग के कारण। ठीक है, चलो ड्रॉ करते हैं फटाफट, मिटाएं इसे। यहाँ पर E से हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र को
डिनोट कर रहे हैं और आर दूरी है, ठीक है ना, अक्ष से दूरी, एक्स लिख देते हैं, चलो एक्स दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, हम लोग सूत्र क्या लिखते हैं, E बराबर GMX बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, ठीक है। तो धनात्मक दिशा में ये भी मान धनात्मक है, लेकिन दिशा जो होगी असल में किस दिशा में, अगर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे ना बच्चों, तो ऐसा आ जाएगा। यानी अगर हम लोग इस दिशा में जा रहे हैं तो इस दिशा में विपरीत दिशा में गुरुत्वीय क्षेत्र होगा, और इधर जाएं नेगेटिव डायरेक्शन में तो पॉजिटिव डायरेक्शन में गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी हम लोग परिमाण की बात कर लेते हैं। परिमाण लिख दें क्या, या चलो रहने दो, है ना। तो इधर नेगेटिव आ जाएगा ऋणात्मक दिशा में, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इस तरीके से। ये जो दूरी है ये r/√2 है, r/√2 दूरी पर इस त्रिज्या, ये जो तीव्रता है इसका परिमाण अधिकतम होता है। ऋणात्मक इसलिए लिखा है क्योंकि x धनात्मक ले रहे हैं, तो वहां पर ये तीव्रता की दिशा जो है वो ऋणात्मक होगी। बस इतना ही है। और रिंग यहाँ पे रखा है, ये रिंग रखा है, रिंग की त्रिज्या r है, समझ पा रहे हो ना। रिंग अगर ऐसे रखा हो तो इस दिशा में, इस दिशा में, ग्राफ बता दिया, रिंग असल में यहां पर रखा हुआ था। और ये पॉइंट O लिख देते, ठीक है। अब अगर इसी में, ये तो आपको समझ में आया ग्राफ से कि r/√2 पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। अब अगर E मैक्सिमम फाइंड करना हो तो क्या लिखेंगे, एक वलय के कारण अधिकतम तीव्रता का मान GM, यहां पर r√2, फिर r² प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे तो r²/2 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2, इस पे पावर 3/2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा GMR/√2, यहां पर 3r²/2 √3/√2r, √2 से √2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, 1 2 ऊपर चला जाएगा, दूसरा मार्कर यूज कर ले। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2GM/3√3r²। ये अधिकतम मान है किसी वलय के कारण जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता उसके अक्ष पर हो सकती है, उसका अधिकतम मान ये होगा। और बिल्कुल केंद्र पे विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला है एक समान चकती। इसी में वलय के बदले अब हम लोग डिस्क ले लेते हैं। एक समान चकती के अक्ष पर गुरुत्वीय तीव्रता, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, चकती, अब डिस्क ले लिया। देखो बच्चों, ये डिस्क है
और इस डिस्क का द्रव्यमान, चकती का द्रव्यमान फिर से m ले लेते हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो r है, समझ रहे हो ना, ये त्रिज्या r, ये बिंदु O। अब इसको, ये जो चकती है इसको हम लोग बहुत सारे रिंग से यानी कि वलय से मिलके बना हुआ मान सकते हैं। जैसे आपने कभी प्याज का सलाद देखा होगा, खाया भी होगा ऑब्वियसली, तो उसको जब ऐसे काटते हैं एक डिस्क मिलता है जिसमें बहुत सारे कंसेंट्रिक रिंग्स जैसे बने होते हैं। वैसा ही अभी मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे कंसेंट्रिक संकेंद्रीय वलय से मिलके बना हुआ है एक चकती, ठीक है। तो ऐसा ही एक चकती हम लोग मानते हैं एलिमेंट्री पार्ट, और ये चकती यहां पर है। ऐसा, ये एक एलिमेंट्री पार्ट मान लिया। अब देखो बच्चों, ये जो चकती है ना, इसकी त्रिज्या हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं, दिख रहा है, स्मॉल r इसकी त्रिज्या हो गई। अब यहां पर कोई बिंदु P है जो इसके केंद्र O से x दूरी पर है। हमें इस P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हमने एक रिंग के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है पहले से ही। अब उसी को 0 से r के लिए अगर हम लोग समाकलन कर दें तो पूरे चकती के कारण हमें P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। इतना तो समझ में आया ना बच्चों। तो पहले हम लोग ऐसे कह दें, ये जो एलिमेंट्री रिंग है उसका द्रव्यमान, छोटे से वलय का द्रव्यमान, इसको dm से डिनोट कर देते हैं। dm क्या हो जाएगा, अगर पूरे रिंग का द्रव्यमान हम लोग m मान लें तो इकाई क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या r है, इकाई क्षेत्रफल के लिए हम लोग पाई r स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। इकाई क्षेत्रफल की त्रिज्या मिल गई, सॉरी, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान मिल जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी त्रिज्या तो पता है, इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस यानी मोटाई को dr डिनोट कर देते हैं। समझ रहे हो dr क्या है, वो जो एक रिंग है, रिंग की भी कुछ ना कुछ मोटाई है, बहुत कम मोटाई है, उस मोटाई को हमने dr मान लिया है, ठीक है बच्चों। तो ये dr उसकी मोटाई है, रिंग की जो परिधि है, वलय की परिधि, उसको अगर मोटाई से गुना कर दे तो उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं 2 पाई r, ये परिधि है, dr से गुना कर दिया, ये क्षेत्रफल मिल गया इस एलिमेंट्री रिंग का, और अब हमें इसका द्रव्यमान मिल जाएगा। पूरे रिंग के द्रव्यमान में पूरे क्षेत्रफल से भाग दे दे तो इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान मिल गया, फिर इस वलय के क्षेत्रफल से गुना कर दिया तो इस वलय का द्रव्यमान ज्ञात हो गया। ये पाई से पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2m/r स्क्वायर इंटू r dr, ठीक है, dm मिल गया। अब अगर हम लोग de ज्ञात करें, यानी इस छोटे से द्रव्यमान के कारण P बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है GDM x बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2, ऐसा है ना, ऐसा लिख देते हैं। आप चाहो तो थीटा के टर्म में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अभी ऐसे ही। अभी यहां तक समझ में आ रहा है। dm का मान रखते हैं, देखो यहां पर x नहीं बदलेगा, ये जो r है ना, ये r बदलेगा, तो ये हो जाएगा g फिर बटा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2। dm का मान रखेंगे, x तो यहाँ अलग कर देते हैं, dm का मान है 2m/r स्क्वायर इंटू r dr। देखो कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, क्या लिखा है हम लोगों ने। पहले तो ये रिंग के लिए
द्रव्यमान निकाला, फिर रिंग का जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है gmx बटा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3 एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, उसमें बस dm का मान रख रहे हैं 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, बस और कुछ नहीं किया है। तो यहाँ पर देखो 2gm बाई आर स्क्वायर और x सब नियतांक है, 2gm, x भी नियतांक है, आर स्क्वायर भी नियतांक है, 2 को इस तरफ लिख देते हैं, 2r dr बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। देखो अब कैसे हल करेंगे उसको आप समझ लो। E बराबर gm बटा एक्स आर स्क्वायर, पहले इंटीग्रेट करके मैं बता देता हूं, उसके बाद इसको ये आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो ये जो भाग है ना बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, अलग से कहीं इतने से जगह में लिख के देखते हैं। हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं, y मान लेते हैं, y मान ले। यहां पर x जो है वो नियतांक है, बदल क्या रहा है, r, x का मान नहीं बदल रहा है, r बदल रहा है। डिफ्रेंशिएट करो तो 2r dr बराबर dy लिख सकते हैं ना, 2r इक्वल्स टू dy बाई dr था, dr को इधर लिया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0 था। अब जरा इसका मान देखो, 2r dr बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, इसका अगर समाकलन करना है तो इस पूरे के बदले हम लोग dy लिख सकते हैं और यहाँ पर नीचे y लिख सकते हैं, y टू द पावर 3/2। समझ में आया बच्चों? अब आसान हो गया, y टू द पावर 3/2 है, ऊपर जाएगा -3/2 हो जाएगा, इंटीग्रेट करने पर -3/2 प्लस 1, फिर -3/2 प्लस 1, -3/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई बात नहीं, ये आएगा -2/√y प्लस c। ठीक है, अब यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। y का मान क्या है लिख दें जरा, यहां लिख देते हैं, -2 दिख रहा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं दिख रहा तो थोड़ा और पास में लिख दे, इक्वल्स टू -2/√y प्लस c, ये लिखा था, 2 ऊपर चला गया था और इसको नीचे, तो -2/√ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। एक्स स्क्वायर प्लस c ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस टर्म को डायरेक्ट वहां यूज कर लेंगे। देखो जरा बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, पूरे वलय के कारण P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसमें G कैपिटल mx बाई आर स्क्वायर नियतांक है, ये 2r dr बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 को इंटीग्रेट करेंगे। अब कहां से कहां तक लिमिट लेना है जिससे कि ये एलिमेंट्री रिंग पूरे के पूरे डिस्क को, पूरे के पूरे चकती को कवर कर ले। ध्यान देना बच्चों, अगर ये r का मान बिल्कुल 0 हो जाए तो चकती के केंद्र में होगा, और अगर स्मॉल r का मान इस चकती के त्रिज्या के बराबर हो जाए तो ये जो वलय था वो बिल्कुल सरकमफ्रेंशियल रीजन में आ जाएगा, बाहर पूरा बाहर का पार्ट कवर कर लेगा। यानी 0 से लेकर के कैपिटल R तक अगर हम लोग इस स्मॉल r के मान को बदल रहे हैं तो ये पूरे के पूरे चकती को कवर कर लेगा। तो लिमिट यहां पर 0 से कैपिटल R लेंगे। अब उसका जो समाकलन है वो तो डायरेक्ट यहां पर लिखा है, ठीक है, लिख देते हैं, -2 बाहर आ जाएगा,
इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, gm/x आर स्क्वायर -2 रहने ही देते हैं। तो -2/√ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2/√ऑफ, ये 0 रखोगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर आएगा, जिसको हम लोग √x² है तो √x मतलब बाहर x लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब 2 को बाहर ले लो, ये जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिख देते हैं, E बराबर 2gm/x/r², यहाँ 1/x आएगा, उसको पहले लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1/√r² प्लस x²। ये आ गया एक चकती के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र किसी एक्सियल पॉइंट पर x दूरी पर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों, अब इसको मिटाते हैं। ये जो डेरिवेशन है ना बच्चों, हम लोग डेराइव कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, थोड़ा लेंदी होता है। इसी प्रकार से ठोस गोले का या खोखले गोले का भी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। जो रिजल्ट आता है उसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी है, अभी डायरेक्ट लिख रहा हूं तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगला टॉपिक क्या है, एक ठोस गोले के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र। मैंने क्या कहा था कि सबका डेरिवेशन है, डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रोसेस है काफी लेंदी होता है, तो डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ। आगे सबका डेरिवेशन हम लोग फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं, वहां पर यहाँ पे द्रव्यमान है, वहां पर चार्ज होता है, बस इतना ही फर्क है और ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता, एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, एक ठोस गोला है, तो ठोस गोले के आंतरिक बिंदु पर, ठोस गोले के बाह्य बिंदु पर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला है किसी बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर अगर हमें गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो जो गोला है उस पूरे के पूरे गोले को उसके केंद्र पर स्थित बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। जितना भी द्रव्यमान है, मान लो m द्रव्यमान है, तो वही m का एक m मास का एक पॉइंट मास बिंदु द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित माना जा सकता है। यही हमने लिखा है कि किसी बाह्य बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की गणना करने के लिए एक समान गोले को उसके केंद्र पर स्थित बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। तो अब मान लो कि ये एक ठोस गोला है, इस ठोस गोले का द्रव्यमान m है, ये इसका केंद्र है, और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक दूसरा परीक्षण द्रव्यमान रखा है। इस बिंदु पर हमें P बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी त्रिज्या r है। देखो तो यहाँ पर ये जो छोटा r है ये कैपिटल R से बहुत बड़ा है, तो एक बिंदु मास के लिए, बिंदु द्रव्यमान के लिए जो क्षेत्र की तीव्रता होती है, क्या लिखते हैं, gm/r²। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां पर ये r इससे ग्रेटर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी हो जाएगी। अब आप ये भी कह सकते हो कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। ठीक वैसा ही जैसा हम लोग गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण अर्थ के सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर दूर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता था, gm/r²। यहाँ पर कैपिटल R प्लस h लिखते थे, उसको केंद्र से दूरी लिख दिया, ये हो गया। अब उसके बाद किसी आंतरिक बिंदु पर हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की बात करते हैं।
किसी आंतरिक बिंदु पर, आंतरिक बिंदु का मतलब आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, सतह पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, सतह पर दोनों के लिए, जो आंतरिक बिंदु का है और बाह्य बिंदु का सूत्र है, दोनों में अगर स्मॉल आर के बदले कैपिटल आर रखेंगे एक ही मान आएगा, ध्यान देना बच्चों। ये तो त्रिज्या है, यहां पर कोई बिंदु P मान लेते हैं जो केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर है। अब इस बिंदु पर जो विद्युत गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? Gm बट्टा R क्यूब इंटू स्मॉल आर। हमने लिखा था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद हो आपको तो G डैश बराबर G इंटू 1 माइनस डी बाई आर, या फिर Gm बाई आर स्क्वायर R माइनस डी बाई आर, Gm बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। ये जो R माइनस डी है यही तो स्मॉल आर लिखा है, बस वही चीज है, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं। यहां पर E हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर के समानुपाती होगा। अब जरा ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक वैसा ही ग्राफ बनेगा बच्चों जैसा कि गुरुत्वीय त्वरण का हम लोग देखते थे, है ना। इसको मिटा देते हैं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। ये परिमाण लिख रहे हैं, पहले ऐसे होगा फिर इस तरीके से। यहाँ पर E प्रोपोर्शनल टू R है और यहाँ पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। E और G एक जैसा ही होता है, यहाँ पर R, यहाँ पर क्या हो जाएगा Gm बाई आर स्क्वायर। आप इसमें या इससे पहले वाले में, दोनों में स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट करके देखोगे तो Gm बाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। ये ग्राफ हो गया, ये तो था ठोस गोले का। अब खोखले गोले की बात करते हैं, ठीक है, इसको मिटाएं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? होलोस्फीयर, एक समान गोलीय कोश, मतलब होलोस्फीयर खोखले गोले के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र पहला किसी बाह्य बिंदु पर फिर से अगर हमने किसी बाह्य बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो चाहे ठोस गोला हो या खोखला गोला हो, दोनों को ही हम लोग उसके केंद्र पे अवस्थित सामान्य द्रव्यमान का बिंदु मास, बिंदु द्रव्यमान मान सकते हैं। समझ में आया ना? ऐसा मान करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है Gm बाई आर स्क्वायर, और बाह्य बिंदु पर जो इसकी तीव्रता होती है, दोनों समान होती है। हम लोग इसको अभी तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका पूरा डेरिवेशन है। जैसे एक खोखला गोला है तो खोखला गोला टेनिस का गेंद मान लो, टेनिस के गेंद को अगर ऐसा करके काट दोगे तो एक रिंग जैसा मिलता जाएगा जिसका त्रिज्या अलग अलग जगह अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही बहुत सारे रिंग से मिलके बना हुआ हम लोग मान सकते हैं किसी खोखले गोले को। फिर उसको जब किसी एक बिंदु, अक्षीय बिंदु है या कोई भी एक बिंदु है, रिंग का अक्षीय बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो मान रख के जब समाकलन करेंगे तो पूरे के पूरे गोलीय केस का, गोलीय कोश का गुरुत्वीय क्षेत्र मिल जाता है। तो उतना भी नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों।
सेम ही होता है gm/r², यानी हम लोग पूरे द्रव्यमान को उसके केंद्र पर अवस्थित मान सकते हैं। पूरे द्रव्यमान को गोलीय के कोश के केंद्र पर अवस्थित बिंदु द्रव्यमान माना जा सकता है। बिंदु द्रव्यमान माना जा सकता है। ठीक है ना बच्चों? तो उस बेसिस पर ऐसा हो गया, यानी कि ठीक वैसा ही बाह्य बिंदु पर जैसा ठोस गोले के कारण होता है वैसा ही खोखले गोले के कारण होगा, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता r² के व्युत्क्रमानुपाती होगी। अब हम लोग आंतरिक क्षेत्र की बात करेंगे। ये जो था देखो, ये किसके लिए था? अगर r की वैल्यू कैपिटल R से ज्यादा है तब। समझ में आया ना? अब किसी आंतरिक बिंदु पे बात करते हैं। किसी भी आंतरिक बिंदु पर अगर गोलीय कोश है तो उसके आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, यानी इंटरनल पॉइंट कोई सा भी हो, ये M है, खोखला गोला है, तो गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। बस तो अब इसका एक ग्राफ भी पहले ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, देखो, फिर इसको मिटाते हैं। खोखले गोले के लिए आंतरिक बिंदु पर 0 होगा, यहां तक तो 0, देख रहे हो, ये 0 आया। उसके बाद सतह पर gm/r², फिर ऐसे ग्राफ बन जाएगा। बाह्य बिंदु पर तो r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन आंतरिक बिंदु पर 0 होगा। और ये जो बिंदु है यहां पर, ये कितना हो जाएगा? फिर से gm/r² के बराबर ही होगा सतह पर। ठीक है ना? चलो अब इसको मिटाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो बच्चों ध्यान देना, जिस तरह से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, उसी तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत गुरुत्वीय क्षेत्र के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब उस पर बेस्ड है क्वेश्चन में मैं ज्यादा कुछ लिखता नहीं, लैंग्वेज में चित्र ड्रॉ कर देते हैं। ये एक वर्ग है, ठीक है, यहां पर कोई बिंदु है, इसको ए नाम दे देते हैं, यहाँ बी सी, यहाँ डी। एक बिंदु द्रव्यमान यहाँ पर है, एक बिंदु द्रव्यमान यहाँ पर है, एक बिंदु द्रव्यमान यहाँ पर। तीन कोण पर, तीन शीर्षों पर m द्रव्यमान रखा हुआ है, बिंदु द्रव्यमान। तो A पर हमें ज्ञात करना है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दिए गए चित्र में ये 90 डिग्री है, सब 90 डिग्री है ना। वर्ग के तीन शीर्षों पर बिंदु द्रव्यमान उपस्थित है या अवस्थित है। ए पर परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखो बच्चों, अब ध्यान देना, हमें क्या फाइंड करना है, ए पॉइंट पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है। तो ए बिंदु पर यहां जो द्रव्यमान है वो इस दिशा में एक आकर्षण बल लगाएगा अगर यहां पर कोई परीक्षण द्रव्यमान रख दे। इसका मतलब ए बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर होगी, डी के कारण। सी के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी, बी के कारण इधर होगी। तो तीन अलग अलग है, उनका परिणामी जिधर होगा उसी दिशा में कुल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी। अब सॉल्व कर लेते हैं। एक तो इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर। यहां भी m है, यहां भी m है, यहां भी m है, ये पॉइंट A है। ठीक है बच्चों, अब देखो सबका ये जो दूरी दिया हुआ A दिया हुआ ना, इसको हम लोग E मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं, इसको E डैश नाम दे देते हैं। तो तीन अलग अलग द्रव्यमान के कारण, एक का E1, दूसरे का E2, तीसरे का E3 ऐसे मान लें, तो इन सब का अध्यारोपण जो हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इन सब का परिणामी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इनके सदिश योगफल से। अभी पहले E का मान लिख दे, E क्या हो जाएगा, GM बटा A स्क्वायर होगा ना, इसके कारण फिर इसके कारण। और E डैश क्या लिख सकते हैं, GM बटा √2A है, तो √2A का स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर। अब E और E का परिणामी इस दिशा में देखो, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, दोनों के बीच का यानी ये E और ये वाला E के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इनका परिणामी इधर होगा E√2। और उसी दिशा में E डैश भी है, तो परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2E प्लस E डैश। समझ में आ रहा है ना, E cos 45 फिर E cos 45 प्लस E डैश, तो cos 45 हो गया, 2E cos 45, उसको
2 गुना ई गुना 1/√2 यानी √2 ई लिख सकते हैं। अब जरा मान रख दो, क्या हो जाएगा, √2gm/a² प्लस gm/2a²। तो gm/a² आप कॉमन ले सकते हो, 2 भी कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2√2 प्लस 1 gm/2a²। ये हो जाएगा परिणामी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। और किस दिशा में होगा, AC के अनुदिश। ये C मान लें, ABCD, तो C के अनुदिश। E यहाँ बिंदु नहीं है, E गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है और ABCD ये बिंदु है, तो ये AC के अनुदिश होगा, AC के अनुदिश। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, अब एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ होमवर्क मैंने लिख दिया है। होमवर्क क्या है, स्टेज 1 पार्ट बी के 4 क्वेश्चंस और स्टेज 2 पार्ट बी के 9 क्वेश्चंस। ठीक है, अब इतने क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर लेना। अब एक प्रश्न है, साथ में चित्र है, चित्र संलग्न है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, चित्र क्वेश्चन में क्या लिखा है, A त्रिज्या तथा M द्रव्यमान वाला एक धात्विक गोला, ये एक धात्विक गोला है जिसका द्रव्यमान m, त्रिज्या a है। धात्विक गोला समान द्रव्यमान तथा 4a त्रिज्या वाले गोलीय कोश द्वारा घिरा हुआ है। ये भी m द्रव्यमान का एक गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या 4a दी हुई है। कोश का केंद्र आंतरिक गोले की सतह पर है, यह आंतरिक गोला है, इसके सरफेस पर इसका सेंटर है। ठीक है, P1 तथा P2 बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक बिंदु है P1 जो इस सतह से a दूरी पर है, दूसरा बिंदु P2 सतह से, इस गोलीय कोश के सतह से बाहर की तरफ a दूरी पर है। अब हमें P1 और P2 दोनों पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमें P1 पर ऐसे लिख दें, P1 पर, बिंदु P1 पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता E1 मान लेते हैं। ये गोलीय कोश के अंदर में है P1, तो गोलीय कोश के कारण वहां पे कोई गुरुत्वीय बल नहीं लगेगा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब ये आंतरिक गोले के कारण द्रव्यमान तो दोनों का समान है, इसका भी m था, इसका भी m, तो सिर्फ आंतरिक गोले के कारण होगा गुरुत्वीय क्षेत्र। और दूरी अगर हम लोग लिखे gm/r² होता है। देखो ये a है, यहां से यहां तक टोटल 4 है, उसमें से a कम कर दो 3a, तो 3a प्लस a 4a हो जाएगा ना, ये a और ये 3a यानी कि 4a का स्क्वायर। बस हो गया सॉल्व। उसके बाद हमें P2 बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। E2 मान लेते हैं, बाहर है, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी, दोनों के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एक ही दिशा में है, तो जोड़ देंगे। अब इसके कारण देखो, पहले क्या लिखेंगे, gm बटा दूरी 4a था, 2a बढ़ गया ना, a प्लस a, तो 6a का स्क्वायर। अब गोलीय कोश के कारण बाह्य बिंदु पर gm/r² ही होता है, तो इसके बाह्य बिंदु पर केंद्र से ये 4a प्लस a यानी 5a की दूरी पर है, तो 5a का स्क्वायर। 25 36 एलसीएम हो जाएगा 900, 25 प्लस 36 क्या आ जाएगा 61, तो 61 gm बटा 900a², ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देख लो, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क सॉल्व करके रखना, पहले होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।